नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। दो रिपोर्ट्स आई हैं भारतीय इकोनॉमी को लेकर। पहली है मूडीज की रिपोर्ट और दूसरी है एस&पी की रिपोर्ट। मूडीज की रिपोर्ट ने कहा है कि चीन की चाइना +1 रणनीति का फायदा जो है भारत को ही मिलेगा। मूडीज ने कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रही बदलाव यानी जो भी चेंजेस आ रही हैं उसका फायदा सबसे ज्यादा भारत को मिल सकता है। इसके अलावा एस&पी की एक रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है दुनिया भर के निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बन चुका है। उन्होंने भी एक रिपोर्ट पेश की। अब तमाम दोनों रिपोर्ट्स को बहुत ही आसान भाषा में उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे और आपके जीवन में भारतीय इकोनॉमी को लेकर, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। प्रवीण सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मूडीज की रिपोर्ट को कल हम लोगों ने मनी सेंट्रल में भी चर्चा किया था और उसके साथ साथ एस&पी की भी रिपोर्ट पर आप थोड़ा अपना ये बताइए सर, क्या हाल है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहले अगर मूडीज की रिपोर्ट की बात करें तो, और इसके पहले अगर हम पूरा बैकग्राउंड समझें कि आखिर दुनिया भर में पिछले 6 महीने से चल क्या रहा है। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जीत के आए हैं तब से पूरी दुनिया एक अनसर्टेन दौर में चली गई और उसके बाद उन्होंने टैरिफ लगाने का और कई तरीके के दुनिया भर के साथ कि हम इतना आपसे टैक्स लेंगे। पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका को अब्यूज कर रही है ट्रेड को लेके, टैरिफ को लेके, और उसका बदला अब लिया जाएगा, अमेरिका को ग्रेट बनाया जाएगा। ये सब पूरी जो कहानी उन्होंने बुनी उसका झटका पूरी ग्लोबल इकोनॉमीज पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। झटका अमेरिका की इकोनॉमी पे भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 0.3% श्रिंक हुई बिल्कुल। अब जो ये जो झटका है पूरा ग्लोबल जो टैरिफ को लेके, इसको लेके भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेके बहुत सारे सवाल और बहुत सारी अनसर्टेनिटीज पिछले कुछ महीनों से जारी थी। लेकिन जब धीरे धीरे तस्वीर अब जो साफ होकर निकल के आ रही है उसमें ये निकल के आ रही है बात कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में होगा जो इस पूरी टैरिफ की गफलत का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं। इंडिया और इंडोनेशिया की बात की जाए। बिल्कुल। और मूडीज की रिपोर्ट में इसी बात का जिक्र किया गया है। बड़े तौर पर यह कहा गया है कि ट्रंप ने जो पॉलिसीज अब लेके आए हैं उसका फायदा भारत को मिलने वाला है। और मैं आपको बताऊं, सरकार भी जब 2 अप्रैल के आसपास, जब 2 अप्रैल को जब लिबरेशन डे अमेरिका ने मनाया और रेसिप्रोकल टैरिफ दुनिया भर पे लगा दिए सब, तो उसके बाद से भारत सरकार भी लगातार इस बात का पूरा गुड़ा भाग और इंडस्ट्रीज के साथ मीटिंग करके इस चीज का अंदाजा लगा रही थी कि इस पूरी माहौल में भारत फायदा उठा कैसे सकता है, क्या तरीके होंगे, किन सेक्टर्स में फायदा उठाया जाएगा, और उस सब में सरकार एक्टिवली काम कर रही थी। अब जो मूडीज की रिपोर्ट कह रही है वो ये कह रही है कि दुनिया भर का जो सप्लाई चेन है वो भारत की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी कंपनियां हो, चाइनीज कंपनियां हो, चीन के पोर्ट्स का बिजनेस कम होगा और इसका फायदा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माफ कीजिएगा, जो भारत इंडियन पोर्ट्स को होगा सर। बिल्कुल, उसमें भारत की कंपनियों को भी फायदा होगा, देश की इकोनॉमी को भी फायदा होगा, और इंडिया के जो पोर्ट्स हैं वो भी बड़ा फायदा इस पूरे मामले में उठा सकती हैं। ये मूडीज अपनी रिपोर्ट में कह रही है। प्रवीण सर, कई कंपनियां देखा जा रहा है कि चीन पर जो है अपनी निर्भरता को कम करने के लिए भारत और इंडोनेशिया में अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसको शिफ्ट करते हुए दिख रही है। जैसा कि आपने कहा इंडियन पोर्ट्स की बात, तो भारतीय बंदरगाहों में जो गतिविधियां हैं, कहा जा रहा है जो हलचल है वो तेज होगी, क्योंकि जो कंपनियां हैं भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगी। तो इससे क्या होगा सर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और इससे देश के जो बंदरगाह हैं, जो पोर्ट्स हैं, उनको मुनाफा भी होता हुआ दिखेगा। लेकिन सर एक और चर्चा अगर मूडीज की हो रही है सर, तो इसी महीने मूडीज ने इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट था उसको भी कम किया था सर, 6.7 से घटाकर 6.3% पर किया था। इस पर भी आप अपने पॉइंट्स दीजिएगा। उसके अलावा सर ईटी की रिपोर्ट को भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। उसमें कहा गया था कि तमाम तरह के, उसमें ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी, वो सभी कहते हुए दिख रहे थे कि Q4 के जो आंकड़े आएंगे, Q4 के जो जीडीपी के आंकड़े आएंगे वो 7% की दर से बढ़ते हुए दिख सकते हैं। 6.8 के आसपास थे सर। दोनों को क्लब करके समझाइए सर, क्या मामला है क्या? देखिए, ग्रोथ को फोरकास्ट तो खुद आरबीआई ने भी कम किया है। अभी जब अपना अप्रैल 6.5 किया था बिल्कुल, तो मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है उसमें ग्रोथ रेट के अनुमान रिजर्व बैंक ने भी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए कम किए। लेकिन चौथी तिमाही जो है वो ग्रोथ के लिहाज से एक अच्छा मौका साबित होगी, एक अच्छी ग्रोथ की तरफ देश देख रहा है।
6.8% का एक आकलन ऐसा आ रहा है जो कि ईटी की पोल्स का है। और अलग अलग जो बैंक हैं, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो या दूसरे बैंक हो, उन्होंने भी जो अपने अनुमान दिए हैं उसमें 6.97% तक के ग्रोथ के अनुमान जी चौथी तिमाही के लिए दिए हैं। लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर को अगर हम देखें तो ग्रोथ जो है वो 6.3% से 6.5% के बीच में रहने की उम्मीद है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सितंबर तिमाही थी, दूसरी तिमाही जो थी, उसमें ग्रोथ बहुत बुरी तरह से पिटती हुई दिखाई दी थी, जी जब 5.4% की क्वार्टरली ग्रोथ रही। 7 तिमाहियों अब के उसकी निचले पे थे। बिल्कुल, अब उसकी भरपाई करने के लिए आपको 7% से बहुत ऊपर रेट, अगर आपका ग्रोथ रेट आती तब वो जाके भरपाई होती। वो अभी 7% से थोड़ी नीचे ग्रोथ रहने की अगर बात है, तो वो फिर ओवरऑल अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल 2024-25 में, तो ग्रोथ थोड़ी हल्की रहेगी। लेकिन भारत के सामने असल जो बड़ी बात यह है कि भारत को दुनिया में सबसे बड़ा मौका इस वक्त मिलने जा रहा है, जब दुनिया भर की कंपनियां चाइना प्लस की पॉलिसी हो, या भारत को में जिस तरह का अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जी सरकार की इकोनॉमी को लेके रिवाइवल पॉलिसीज, प्राइवेट जो है, कंजम्पशन को बढ़ाना। बिल्कुल। और चाहे उसमें अब आप देख लीजिए, चाहे आपके जेफरीज के क्रिस वुड हो या दूसरे जेपी मॉर्गन के हों, मार्क मोबियस हो, जेमी डिमोन हो, तमाम जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि न सिर्फ इकोनॉमी भागेगी तेज रफ्तार से, बल्कि भारत के मार्केट्स भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और भारत का बाजार उन बाजारों में है जहां पे ये इन्वेस्टर्स और एफआईआई लंबा चौड़ा पैसा लगाने के लिए उत्साहित अब दिखाई दे रहे हैं। जी प्रवीण सर, अब आगे चर्चा को लिए चलेंगे। मूडीज ने यह भी कहा सर कि भारत पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए जो टैरिफ था उसका असर औरों के मुकाबले अपेक्षाकृत काफी कम है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत का कई और देशों में भी एक्सपोर्ट का जो बेस है वो मजबूत बना हुआ है और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से उभर रही है। ये वाला मामला क्या है सर? जैसा अमेरिका के साथ हम लोग देखते हैं सर ट्रेड सरप्लस वाला मामला है, चीन के साथ हम लोग देखते हैं तो ट्रेड डिफिसिट वाला मामला है, लेकिन सर इन तमाम पक्षों को कैसे समझा जाए? नहीं, देखिए, इम्पैक्ट भारत पे दो लिहाज से कम है। एक तो अमेरिका के साथ जाहिर तौर पर ट्रेड अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी भारत का जो डाइवर्सिफिकेशन है आपका ग्लोबल ट्रेड में, वो अच्छा खासा है। दूसरी चीज ये है कि भारत पर जो टैरिफ लगाया गया, रेसिप्रोकल टैरिफ, वो भी दुनिया के जो उन देशों में जिन पे कम टैरिफ है, 26% का टैरिफ है, और उसमें भी अभी पॉज है। तीसरी चीज ये है कि भारत की इकोनॉमी बड़े पैमाने पर डोमेस्टिक कंजम्पशन पर आधारित है, यानी इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो आंतरिक खपत पर आधारित इकोनॉमी है। बड़े पैमाने पर 140 करोड़ की आबादी है और कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार तो भारत का खुद का बाजार है, स्वयं बाजार। इसलिए बहुत बड़ा कंपनियों को झटका लगे। कुछ सेक्टरों को अगर आप छोड़ दें, मान लीजिए टेक्सटाइल है जैसे, लेकिन अब टेक्सटाइल की बात अगर हम कर रहे हैं, आप समझिए कि बहुत बड़ा मौका टेक्सटाइल सेक्टर में भारत को मिलने जा रहा है, बांग्लादेश। एक अमेरिका के टैरिफ की वजह से, और दूसरा जो भारत ने इंपोर्ट पर बांग्लादेश से जो कुछ पाबंदियां लगाई हैं, उसका असर ये होगा कि करीब $70 करोड़ का भारत को बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो भारत की इकोनॉमी सेल्फ कंजम्पशन पर आधारित है और कंपनियों के लिए बड़े मौके हैं कि भारत में खपत करें, और विदेशी कंपनियां भी आएंगी, उनके पास भी ये मौका होगा कि न सिर्फ वो एक्सपोर्ट करें बल्कि भारतीय बाजार में भी माल को खपाने में। प्रवीण सर, सेल्फ कंजम्पशन की आपने बात की तो मुझे कोविड के टाइम से याद आ गया। 19 के समय से जो हम लोग लगातार देख रहे थे, उस समय भी उतना झटका हम लोगों को नहीं महसूस करना पड़ा जितना अपेक्षाकृत और देशों को वो झटका महसूस करना पड़ा था। तो उस समय भी ये कारण था कि भाई हमारा जो प्राइवेट कंजम्पशन है और जिस तरह से हम लोग की खपत करने की जो काम है वो उस वजह से हम लोग बहुत रेजिलियंट बने हुए दिख रहे थे। अब एसएनपी की रिपोर्ट को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सर। एसएनपी ने कहा है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है दुनिया भर के निवेशकों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है, यानी आकर्षक हो गया है। उन्होंने एक स्टडी की, उसमें कहा है और तमाम तरह की बातें उन्होंने कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को वैश्विक निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए और हम लोग प्रयासरत हैं, प्रगति पर हैं। सर इनको कैसे देखा जाए? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति में चल रहे जो बदलाव, यानी जो इस तरह से जो ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज़ में अनसर्टेनिटीज़ थी, उसके बाद उसमें देखा गया कि जिस तरह से अब हल्की रिलैक्सेशन, लिबरलाइजेशन उसमें देखने को मिल रहा है, उसमें भी कहा जा रहा है कि भारत को लंबी अवधि में फ़ायदा मिलेगा। नहीं, देखिए, जो टैरिफ का जो पूरा जो माहौल क्रिएट किया है, अनिश्चितता, उसका सबसे बड़ा फायदा या बूस्ट जो मिलने वाला है वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा। जी।
एक उसमें दो फैक्टर ऐसे समझ में आते हैं कि एक तो सरकार की जो पॉलिसीज हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गियर अप करने के, वो असरदार साबित हो रही हैं। कई सेक्टरों के लिए पीएलआई सरकार लेके आई, वो कारगर साबित हुई, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए, जहां मोबाइल कंपोनेंट है, सर्किट्स हैं, चिप है, ये ऐसे तमाम सेक्टर हैं जहां पे कि पीएलआई काम आई और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हुई। सर दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब जो अमेरिका के जो टैरिफ लगे हैं उसकी वजह से जब दुनिया भर की कंपनियों को लग रहा है कि अब भारत में एक चाइना +1 कह लीजिए उसको, भारत में एक बेस बनाकर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना एक बेहद जरूरी कदम होगा। लेबर की बहुतायत है, लेबर अवेलेबल है, अबंडेंट है, और आपको सस्ते में लेबर मिल रहा है, कंपनियों के पास मौके हैं। दूसरा, एक बड़ा लैंड मास है इंडिया के पास, जहां पे कि आप अलग अलग स्टेट्स में और हर राज्य, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों को उठा के, तो हर राज्य अपना साल भर देश भर में किसी न किसी स्टेट में इन्वेस्टर्स मीट चलते रहते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, चाहे उड़ीसा हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, गुजरात, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स मीट हो रहे हैं। कंपनियों को आसान तरीकों से आसान नियमों के आधार पर उनको जमीन और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जा रहा है। सरकार ने पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर पुलिया और हाईवे और सड़कें, देश भर में नेटवर्क जिस तरह से बना है उसने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को भी कम किया है और आवाजाही को आसान बनाया है। इसके साथ पोर्ट्स का जो डेवलपमेंट है वो भी तेज हुआ। भारत अब दुनिया भर के जो एक कहें कि ट्रांजिट हब भी बना है। अगर आप गुजरात में मुंद्रा पोर्ट को देखें, बड़ा ट्रांजिट हब है, दुनिया भर के कंटेनर वहां आते हैं, वहां से फिर दूसरी जगहों पे जाते हैं। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिनका फायदा भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को होगा। हालांकि 2018 के आसपास जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो जीडीपी में हिस्सेदारी थी वो 16 पॉइंट समथिंग थी, और अब उसके कुछ बाद जो है वो 2022-23 में करीब वो घटकर 15% के आसपास आई। तो थोड़ा वो एक गिरावट आई, और उसके पीछे एक वजह ये बताई जाती है कि जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है एक, और जो एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सेदारी है वहां पे भी वो कम होती हुई नजर आ रही। इन दो सेक्टरों पर भारत का फोकस अब बढ़ेगा और वहां पर भी अच्छे नतीजे दिखाई दे सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।